देखो अगली जो कारिका है, ठीक है, और हम लोगों ने डिस्कशन किया ही है कि 13 प्रकार के अंतःकरण में सबसे प्रमुख इंद्रिय कौन सा है, कौन बताना चाहेंगे? 13 प्रकार के कर्णों बुद्धि में को। बुद्धि। बुद्धि। ठीक है, बुद्धि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसी के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 प्रकार के अंतःकरणों में, पहले तो हम 13 प्रकार के अंतःकरण में देखेंगे तो त्रिविध अंतःकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। उस त्रिविध अंतःकरण में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? बुद्धि। ये क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये बताया जा रहा है 36 नंबर कारिका में। प्रकाश बाबू पढ़िए इसे। यस भैया। एते प्रदीपकल्पा परस्पर विलक्षणा गुणविशेषा कृतस्तरं पुरुषार्थयथा प्रकाश्य बुद्धो प्रच्यन्ते। हाँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाले जो कोटेशंस है, ठीक है, ये जो सभी प्रकार के जो करण उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है कि जो 13 प्रकार के जो करण है, ठीक है, क्या है? गुण विशेषा, यानी अलग अलग गुणों का मिश्रण है। किसी में सत्व गुण ज्यादा है, या किसी में रजस गुण ज्यादा है, किसी में तमस, या किसी में तीनों गुणों का सम्मिश्रण है। ठीक है, पहला यहाँ विशेषण है, ध्यान रखिएगा, परस्पर विलक्षण, यानी सभी अंतःकरण का अपना अपना एक विशेषता है, आपस में क्या है? विलक्षण है, आपस में क्या है? अलग अलग विशेषताओं वाले हैं। ठीक, दूसरा विशेषण है एते प्रदीप कल्प, ये क्या कहना चाहते हैं, कौन बताना चाहेंगे इसके विषय में कि ये प्रदीप कल्प किसके विषय में कहा जा रहा है? भैया मैं बताऊं? विशाल के अतिरिक्त सर मैं बताऊं? संगीता है, और कौन बताना चाहेंगे? मैं बता। अंतिका भी है, भूमि भी है, और कोई नहीं बताएंगे? इला, कामने, निहारिका, डिम्पल। भैया दीपक के समान। हाँ, दीपक के समान। भैया मैं बताऊं? बताओ निहारिका, ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, बताओ। भैया इसमें प्रदीप कल्पः, हम्म। दीपक के समान जो मन, अहंकार और जो बाह्य इंद्रियां हैं, हाँ, उनके बारे में इसमें बताया जा रहा है। ओके, उनके अंदर जो सत्व, रज और तमस गुण की जो हम्म विकार उत्पन्न होता है। हम्म, चलो बहुत बढ़िया निहारिका। हाँ विशाल, आपका क्या विचार है इस पे? प्रदीप कल्पः जो शब्द है। भैया प्रदीप कल्पा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, हम्म, ये इस तरह का उदाहरण पहले भी एक बार आ चुका है, दीपक के समान। बहुत जब बढ़िया। त्रिविध गुणों की बात हुई थी कि तीनों गुण हाँ, दीपक के समान मिलकर काम करते हैं, यहाँ पर भी वही है कि बाह्य इंद्रिया, अंत मन और तीसरा क्या था? त्रिविध अंतःकरण तो और हाँ, बाह्य। अहंकार, त्रिविध बाह्य हम्म, इंद्रिया भी अपने विषयों को लाकर जो है बुद्धि तक, जो है बुद्धि को लाकर जो है दे देते हैं, बुद्धि को हाँ, लाकर जो है जैसे प्रकाश कि कर देते हैं, बहुत बढ़िया, दीपक बहुत के बढ़िया, समान। बहुत बढ़िया, जैसे कि हमने गुण के संदर्भ में पढ़ा था ना कि ये तीनों जी, गुण जो है उस दीपक के समान कार्य परपस करते हैं। विलक्षण होते हुए भी, हाँ, बहुत परपस बढ़िया, विलक्षण होने का मतलब है कि भिन्न भिन्न होते हुए भी ये तीनों किस तरह से मिलकर काम करते हैं। जिस बहुत तरह से गुण, जिस तरह से वो गुण काम करते हैं, उसी तरह से ये भी काम करते हैं। बहुत सुंदर, यानी प्रदीप कल्पा शब्द जो है 13 प्रकार के जो करण है, ये क्या है? दीपक के समान। दीपक में क्या? तेल है, बाती है, रोशनी है, दिया है। ठीक है, तभी अपने अपने परस्पर उनका अलग अलग विशेषता है। ठीक है, उसी के समान जो है ये जो 13 प्रकार के जो आप करण देख रहे हैं, ये भी क्या है? उस दीपक के समान ही कार्य करते हैं, जिनका अपना खुद का आपस में अलग अलग विशेषताओं वाले हैं, और उनमें जो है अलग अलग गुण विशेष के आधार पे अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग गुणों वाले दिखाई देते हैं। बुद्धि का कार्य अलग है, मन का कार्य अलग है, ज्ञानेंद्रियों के कार्य अलग है, कर्मेंद्रियों के कार्य अलग है। ठीक है, ये जो ऊपर जो आप तीनों शब्द देख रहे हैं, प्रदीप कल्पः, प्रदीप के समान, दीपक के समान, दूसरा परस्पर, आपस में सभी का गुण या लक्षण क्या क्या अलग अलग है। किस आधार पे? गुणों के आधार पे, किसी में सत्व, रजस और तमस के सम्मिश्रण वाला है, किसी में तीनों में से किसी एक गुण की प्रधानता वाला है। इस आधार पे जो 13 प्रकार के जो करण है, क्या विशेष है, बिल्कुल अद्भुत है, लक्षण गुणों वाला। जस्ट नीचे में जाएंगे तो उसमें आप एक शब्द बहुत देखेंगे, कृतसनम। ये किसी को याद है कहीं तो प्रयोग किया कृत्सनम, गया? भैया कृत्सनम का अर्थ होता है संपूर्ण, पूरी तरह से। पूरी तरीके। एक और अर्थ होता है, यदि निरुक्त वगैरह आपने पढ़ा होगा तो कुछ याद आ रहा है इस शब्द को देखकर, नहीं जिन्होंने भैया। निरुक्त पढ़ा हो? प्रकाश बाबू,
आप लोगों को तो पहले पढ़ाया ही गया था, कुछ याद है? ये शब्द आया था प्रथम अध्याय के तीसरे या चौथे पाद में होगा, शुरुआती लाइन में ही। नहीं याद है भैया मुझे तो। चलो को थोड़ा रिवाइज कर। हाँ बोलो बोलो। बुद्धो मतलब बुद्धत्व को। देखो यहाँ पे ये सब जो है 13 प्रकार के करण किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किसके लिए कार्य करती है, कौन बताना चाहेंगे? ये 13 प्रकार के जो अंतःकरण है ये किसके लिए हाँ किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। पुरुष के लिए, यानी पुरुष का जो भी प्रयोजन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सनन पुरुषस्य अर्थम, यानी पुरुष का जो भी भोग का अपवर्ग का जो कुछ भी चाहता है पुरुष, उसके लिए ही ये 13 प्रकार के जो करण जो है इनकी उत्पत्ति होती है। और ये जो अंतःकरण में जो भी इंद्रियां हैं या फिर ज्ञान इंद्रियां या बाह्य इंद्रियां जो कुछ भी है, सभी अपने अपने कार्यों को करके फाइनली किसको संदेश पहुंचाती है? बुद्धि को। बहुत बढ़िया, यानी बुद्धि अंततः ही ये फाइनल करती है, निश्चित करती है कि अमुक काम किया जा रहा है या अमुक काम होगा। यानी पुरुष की प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो है ये 13 प्रकार के जो करण है ये क्या उस दीपक के समान है, ठीक है, और आपस में क्या अलग अलग गुणों वाले हैं। और ये जो 13 प्रकार के जो करण आप दिखाई देता है, ठीक है, ये क्या है गुण विशेष है, गुणों के अलग अलग विकार से उत्पन्न होने वाले ये 13 प्रकार के करण है जो पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। और अंततः बुद्धि क्या करती है? निश्चित ज्ञान कराती है, अर्थात बुद्धि तक जो है अपने संदेश को, अपने मैसेज को फॉरवर्ड करती है, और अंततः बुद्धि उस संदेश को या उस कार्य विशेष को बताती है करने के लिए, ठीक है। और ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज है, क्योंकि लास्ट में आप अपनी बुद्धि के अनुसार ही किसी कार्य विशेष को करते हैं या छोड़ते हैं। अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? एक तो पूरा कोटेशन पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ विशेष में है। दूसरा, ये कोटेशन जो है किसने कहा है, बहुत सारे राइटर का नाम दे दिया जाएगा, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये जो पूरा कोटेशन दे दिया जाए, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे बुद्धि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? पुरुष शब्द की जगह प्रकृति दे दिया जाए और पूछा जाए कि जो एसर्शन और रीजन के कथन क्वेश्चन आते हैं ना, अभी कथन टाइप के 2 क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से दे दिया जाए, पुरुष की जगह प्रकृति कर दिया जाए, क्या ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। बारीकी से एक एक चीज ध्यान रखना, और साथ ही साथ ऊपर वाला जो कोटेशन देख रहे हो कि ये तीनों विशेषता किसकी है, किसके विषय में कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो एक ही क्वेश्चंस में अनेक प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो पैटर्न है सत्य असत्य वाला जो हर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही आ रही संगीता आ रही है सर। आ रही है। एक बार ना जिनको भी आवाज का प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, एक बार फिर से लॉग आउट करके, ठीक है, फिर से ज्वाइन करोगे तो आ जाएगा आवाज सही, ठीक है ना। तो इसमें इतने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और अब आपको जो है ना हर तरीके के क्वेश्चन है, यानी बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक, यानी विशेष रूप से जो कथन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, 2-2 कथन देकर और आपसे पूछा जाता है ये कथन सत्य है या असत्य है, तो हर तरीके से इसे ध्यान रखिएगा। हाँ, इस वाले कोटेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी यदि किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो बताओ, किसी को प्रॉब्लम है अपना बताओ, क्या मैंने बताया इस कोटेशंस में? हाँ सपना। सर मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ क्योंकि शायद मैंने पहले का नहीं देखा ना, अच्छा चलो कोई बात तो थोड़ा थोड़ा ही हुआ तो कोई बात नहीं। ईला बताओ क्या मैंने इस कोटेशन में बताया है, कि क्या कहना चाहते हैं कोटेशन? ईला। यस सर। हाँ बोलो, बताओ क्या है इसमें? क्या हुआ ईला, शांत कैसे हो गए? सर यहाँ पर हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन कोई बताना चाहेंगे क्या है इस कोटेशंस में? भैया मैं बताऊं जो मुझे समझ आया है। हाँ संगीता बताओ। भैया मुझे ये समझ आया है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अंतकरण है और बाहरीकरण उनके जो बाहरीकरण और अंतकरण के जो सहयोग हो रहा है, उनसे जो पुरुष जो भोग कर रहा है, तो उस
उसको ना मतलब वो सारे जो तत्व हैं वो आपस में सहयोग करके और किसी भी जो कार्य करते हैं तो वो बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं वो बुद्धि को मेन वो बनाते हैं इसमें। हाँ, ये मुझे यानी समझ आया। ये जो है 13 प्रकार के जो करण है या इंद्रिय है, ये क्या है? प्रदीप कल्पा, दीपक की भांति है। यानी दीपक में क्या है? तेल है, ठीक है, दीपक है, बाती है, ये तीनों के आपस में मिलकर एक रोशनी को जो है, ठीक है, एक प्रकाश को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से ये जो करण है, ये सभी क्या है? उस दीपक के समान अपने अपने कार्यों को करती है। तेल का कार्य क्या है? अलग है। बाती का कार्य अलग है। दीपक का जो है मिट्टी का जो बना उसका कार्य अलग है। सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है। उसी प्रकार से ये जो करण है, ये भी अपने अपने कार्यों के कारण, अपने अपने विशेष लक्षण के कारण परस्पर विलक्षण है। ये सभी अंतःकरण जो या फिर सभी जो करण है, अपने आप में क्या है? विलक्षण है, अपने आप में अलग है, अपने आप में विशेषता है। ठीक है। और ये जो आप करण देख रहे हैं, वो क्या? गुण विशेष। ये जो करण उत्पन्न हुआ है, करण में क्या क्या? ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और जो है त्रिविध अंतःकरण। ये जो 13 प्रकार के जो करण है, ये कैसे उत्पन्न हुए? अलग अलग गुणों के द्वारा। ठीक है। ऊपर वाला जो कोटेशन आप देख रहे हैं, वो सभी जो है विशेषता है किनके? कर्णों के। ये 13 प्रकार के करण कहाँ यूज किए जाते हैं? पुरुषस्य अर्थम। अर्थ का मतलब है प्रयोजन। तो पहले भी हमने पहले के कोटेशन में पढ़ा भी कि पुरुष का क्या प्रयोजन है, पुरुष की उत्पत्ति क्यों होती है। ठीक है। पुरुष की उत्पत्ति नहीं, पुरुष का जो है प्रयोजन किस लिए, सब जो 23 प्रकार के जो है तत्व उत्पन्न किए जाते हैं, किस लिए? तो पुरुष जो है उन सब चीजों का भोग कर सके, प्रयोग कर सके, इसलिए जो 23 प्रकार के तत्व क्या उत्पन्न होते हैं। ये वाला कोटेशन जो दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो 13 प्रकार के जो करण है, इसका यूज कौन करता है? तो पुरुष ही यूज करता है। पुरुष के प्रयोजन को सिद्धि में जो है ये 13 प्रकार के जो करण है अपना अपना यूज, अपना अपना योगदान देते हैं। और अंततः ये जो 13 प्रकार के जो करण है, कर्णों में जो है अंततः जो है करण किस करण को तक वो संदेश पहुंचाते हैं? बुद्धि को ये संदेश पहुंचाते हैं। तो इस कोटेशन में बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट करण बनाने के लिए कि बुद्धि का क्या रोल है, अंतिम लक्ष्य क्या है, बुद्धि तक जो है अपने कार्य विशेष को बताने के लिए ही जो है ये 13 प्रकार के जो करण है अपने अपने कार्यों को करते हैं। ठीक है। आकाश बाबू, क्या समझ में आया? बताइए। और इस सांख्य कारिका को समझने के लिए एक बार रीड आउट करके आना जरूरी है। ठीक है। और पहले की कारिकाएं जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है, तब आपको इसमें पता होना चाहिए। अगर एक भी कारिका मिस करेंगे तो बिल्कुल आपको चीजें पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या ऐड हो रहा है। जैसे प्रदीप कल्पा शब्द है, इससे मिलता जुलता हमने पहले की कारिकाओं में देखा है। गुण विशेष क्या है? गुण विशेष में गुण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। 13 प्रकार के करण कौन कौन से होते हैं, यानी बेसिक चीज जो कुछ हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया, तब आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे की कारिकाओं को समझ पाएंगे। जिनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, पहले की जितनी भी कारिकाएं उन सब कारिकाओं को रिवाइज करके आइए, नहीं तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा ट्विस्ट लगेगा ये। ठीक है। हाँ, बताइए आकाश बाबू, क्या समझे इसमें? यहाँ पे अंतःकरण की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से जो हम जो भोग करते हैं अंतःकरण के माध्यम से, तो लास्ट में वो जो एज अ कंक्लूजन वो जो मैसेज है वो हमारी बुद्धि को जाता है और बुद्धि उसको प्रकाशित करती है। ये इसका ओवरऑल कंक्लूजन। बहुत बढ़िया। ठीक है। यानी जितने भी करण है 13 प्रकार के, ये सभी क्या है? अंततः बुद्धि को ही मैसेज फॉरवर्ड करके बुद्धि को ही देती है। बुद्धि क्या है? फाइनली वो करती है कि हाँ, ये इसका अर्थ ये है या ये कार्य किया जा रहा है। आप लोग भी स्वयं इसे अनुभव कर सकते हैं कि अंततः क्या बुद्धि तक ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि कंफर्म करती है। किसको नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, दोबारा इस पर डिस्कशन फिर से कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है सबको? तो बताओ। भैया हाँ, भैया क्वेश्चन पूछूं? आप भैया पूछो ना। ये टॉपिक मुझे समझ में आ गया, लेकिन भैया एक मन में एक अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई इंसान है और वो कोमा में चला गया है, तो भैया उसके ऊपर तो ये सारी चीजें नहीं लागू होंगी, क्योंकि तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही होगी उस टाइम पे, हाँ, क्या कर ठीक रही है। होगी? डेड ब्रेन भी कहते हैं ना उसको, आपने सुना भी होगा कि ब्रेन डेड हो गया लेकिन उसकी सांसें चल रही है। ठीक है। तो उस समय जो है उनका जो है संयोग नहीं बन पा रहा है, तेरा ये उनके जो करण इत्यादि हैं। ठीक है। ब्रेन डेड या कोमा में ऐसे ही होता है, कुछ कार्य विशेष नहीं हो पाता, उनके इंद्रिय वगैरह या कर्म वगैरह। चलिए, सबसे एक प्रश्न है इस कोटेशन में, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, ये एते शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है?
ये भैया अंतःकरण बाहरी इंद्रियों के लिए त्रयोदश मन, अहंकार और बुद्धि को भय छोड़कर, बुद्धि को छोड़कर छोड़कर बाकी से विशेष अंत। हाँ, बुद्धि को छोड़कर, मन, मन, अहंकार बुद्धि को और अहंकार और छोड़कर। बाहरी इंद्रियां। इंद्रियां। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त जो आप ये शब्द देख रहे हैं, ये तीन, ये किसका विशेषण है? ये कारण की एते के विशेषण है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तीन विशेषण याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है ये किसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अपने अपने कार्य को करती है? पुरुष के संपूर्ण प्रयोजन की सिद्धि में जो है ये 13 प्रकार के जो करण है अपने अपने कार्य को करती है, और अंततः जो है बुद्धि तक जो है अपने संदेश को, अपने कार्य विशेष को पहुंचाती है 13 प्रकार के करण। ठीक है, और बुद्धि फाइनली निश्चित करती है कि अमुक वस्तु ये है। ठीक है, यानी इस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? बुद्धि का है। ठीक है ना, अंतिम लक्ष्य क्या है? बुद्धि जो है ज्ञान को बताती है कि अमुक वस्तु वगैरह ये सब क्या है। ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये है जी सर। मैं पूछूंगा, जी भैया। खत्म होगा मैं फिर से पूछूंगा इस कारिका के बारे में, जो इम्पोर्टेंट कारिका है उसे आप कम से कम जरूर ध्यान से देखिए इस पे। इसके बाद जो है अगली जो कारिका आप देख रहे हैं इसमें, अब ये पहले वाली कारिका से ही संबंधित है। ठीक है, अब बुद्धि जो है, यानी अभी हमने पहले की कारिका में ये देखा कि बुद्धि का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। ठीक है, तो ये इसका क्या क्या कार्य हो सकता है, तो उसके बारे में एक कारिका यहाँ पे 37 नंबर कारिका दी गई है। ठीक है, तो बताएंगे बुद्धि का क्या क्या कार्य हो सकता है आगे कारिका के अनुसार। भैया मैं लास्ट में बताऊंगा। हाँ, लास्ट में बताना विशाल। देखो विशाल पढ़ाई करके आ रहा है इसलिए वो एक्टिव है। आप लोग भी पढ़ाई करके आएंगे, सिर्फ रीड आउट करके भी आएंगे चीजों को ना, कि इस कारिका में क्या है, तो कुछ ना कुछ चीजें आपको 100% याद नहीं होगा, कम से कम 10, 20 या 30% आपको चीजें जरूर क्लियर हो जाएगा वहां पे कि क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा टाइम जो है अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी दीजिए, और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्लास में आप चीजों को क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो चीज नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब चीज सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा आप घर पे जाके कितना मेहनत करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास लेंगे और घर पे आप सिर्फ स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। आप सभी को कहता हूँ कि सिर्फ स्टडी कीजिए, आप लोग जितना टाइम दे सकते हैं, 1 घंटे दीजिए, 2 घंटे, या फिर कोई जो वर्किंग है या फिर जो क्लास कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा समय अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो बिल्कुल निकल सकता है। और आप लोगों को सोचना है कि कहाँ पे आपका व्यर्थ समय जा रहा है, उन सभी समय को बचाकर सारा जो है अभी जो है एक ही एम पे आप फोकस कर लीजिए, ये जो JARF का जो अपकमिंग जब भी एग्जाम होगा उसके लिए। यदि आप इसे अच्छे से टाइम दे देंगे ना, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, यदि आने वाले 4 महीने 5 महीने यदि आप मेहनत कर लेते हैं, फिर आप एक अच्छी जगह स्टेबल हो जाएंगे खुद ही। ठीक है, जितना भी अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, मन लगा के आप लोग पढ़ लीजिए 4 महीने 5 महीने साथ में। ठीक है, और चीजें जो है किया जा सकता है ऑनलाइन में भी, उतना ही सार्थक है जितना ऑफलाइन में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि नहीं किया जा सकता, इसलिए हो सकता है बच्चों ने किया भी है ऑनलाइन पढ़ के, फर्स्ट टाइम में नेट भी हुआ, JARF भी हुआ बच्चों का। ठीक है, तो डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, अपने तरफ से जो है कुछ कमी मत रखिए। ठीक है ना, तो हर कोई जो है पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। इतना पढ़ाई कीजिए कि घर वाले को लगने लगे बेटा बेटी क्या कर रहे हो, बस सो जाओ। ठीक है ना, अपने आप को जो है लास्ट सेमेस्टर, जिनका मास्टर्स लास्ट सेमेस्टर है या फिर जिनका जो पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए जो है एक चांस अपने आप को अच्छे से जो है ना पेपर के लिए दीजिए, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों पेपर के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए इस पे। ठीक है, और बाकी किसी चीज की प्रॉब्लम होगा हम लोग हैं इसके लिए। और अभी तो आप लोग को इस पेपर के साथ साथ यदि कोई JNU का या DU के एंट्रेंस पेपर की तैयारी करना चाहेंगे, उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो सब चीज सोचते हुए जो है अभी से आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि महीने के 15 दिन पहले या 1 महीना पहले हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज की तैयारी ना शुरुआत से ही होती है, और इसकी तैयारी करीब जो है पहले से की जाती है, ऐसा नहीं अचानक होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे अभी स्लो, अगर स्पीड स्लो है और कम पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने पढ़ाई की स्पीड को भी बढ़ाइए और ड्यूरेशन जो समय है उसको भी बढ़ाइए आप लोग।
ठीक है, तो ये जो है अब आने वाला टाइम में बहुत जल्द एग्जाम भी हो जाएगा। 15 अप्रैल तक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जून में होगा कि नहीं होगा। आज 31 मार्च है, तो फाइनेंशियल ईयर की वजह से अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। ठीक है, अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक नोटिस अगर जून में लेते हैं तो, जून 15 अप्रैल तक नोटिस नहीं आएगा तो चांसेस है कि जून के बाद तो 2-3 महीना और डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप लोग के पास समय काफी है। 6 महीना इस एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यदि आप लोग डट के मेहनत करके मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करेंगे तो आराम से पेपर हर किसी का निकल सकता है। और जो भी अभी बच्चे हैं बैच में सभी मेहनती हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है मुझे लगा अभी तक जितना दिन से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी मेहनती हैं, सब मेहनत करना जानते भी हैं। बस थोड़ा सा है कि आप लोग घर से भी पढ़ के आइए और क्लास में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को बताइए, वो आपके लिए ही एग्जाम के माहौल में आपको याद आएगा, हाँ मैंने इस चीज़ पे बोला था या बोली थी, मुझे डिस्कशन हुआ था, वो चीज़ वहाँ पे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो सभी से ये आग्रह बताऊँ अब मैं या रुकूं? क्या क्या? हाँ रुको, हाँ विशाल, ठीक है, तो आप लोग पढ़ के आइए। हाँ विशाल बताओ। भैया एक बार मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे वो भैया वो बुद्धि का कार्य होता है, अहंकार को उत्पन्न करता है वो। ओके, बहुत चलो एक पॉइंट आया, बहुत बढ़िया। हाँ कोई और बताएंगे, और बुद्धि का क्या क्या है? भैया मैं बताती हूँ। भैया जो बुद्धि का कार्य होता है वो पुरुष यानी कि जो हमारी आत्मा होती है उसके लिए साधन जुटाने का कार्य करती है। जैसे कि कभी हम शरीर रूप में हैं तो हमें घर की आवश्यकता होती है, बहुत सारी सामग्री की। तो जब भी हम संसार में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है जो बुद्धि करती है। वो मन, अहंकार, जो हमारी इंद्रिया, उन सबके द्वारा ही वो कार्य करते हैं, चाहे पढ़ाई का है चाहे किसी भी चीज का है। बहुत बढ़िया, निश्चयात्मक ज्ञान प्रदान करती है, बहुत सुंदर। और एक तो हमने अभी जस्ट ही पढ़ा है कि सारे अंतःकरण की जो भी चीजें हैं उसको लेती है और फिर लास्ट में उसको प्रकाशित करती है। बहुत सुंदर, चलो यही सब चीजें यहाँ पे बस ऐड कर दिया गया है अगली कारिका में। यानी सांख्य कारिका के संदर्भ में देखा जाए तो बुद्धि ये कंफर्म करती है कि ये तत्व क्या है, ज्ञानेंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, यानी जितने भी ज्ञान के विषय हैं उन सबको क्या करते बताती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि कौन सा जो है वस्तु जो भोग करने योग्य है। ठीक है, यानी पुरुष का जो भी प्रयोजन हमने पहले की कारिका में देखा 36 नंबर में, जहाँ पे ये कहा गया है कि बुद्धि क्या करती है, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करती है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे भी कहा गया है कि पुरुष के उपभोग करने लायक मैं बोलूंगा। चलो विशाल बताओ, आप ही बताओ। एक मिनट भैया, हो सकता है मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, मैं 2 मिनट में फिर जुड़ता हूँ, फिर बताता हूँ। नहीं आपकी आवाज आ रही है सही? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है भैया, यहाँ पे ना प्रधान रूप से मतलब मुख्य रूप से बुद्धि के 2 कार्य बताएंगे। सबसे पहला कार्य है सर्व प्रतिभोग उपभोगम, यानी कि बुद्धि जो है हर भोग पुरुष के लिए जो है भोगों को उपलब्ध कराती है। उसका जो साध्य इसको भोगों को जो है साधती है बुद्धि कि पुरुष के लिए ये भोग अच्छा है, ये भोग अच्छा नहीं है, इसका जो निश्चय करती है वो बुद्धि करती है, इसलिए यहाँ पे साध्यति पद दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा काम है कि पुरुष में और प्रधान में यानी कि प्रकृति में बहुत सूक्ष्म भेद होता है, और उस सूक्ष्म भेद को जो प्रकट करने का कार्य है वो भी बुद्धि के द्वारा ही संभव है, वो भी बुद्धि ही करती है। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। बहुत सारे, तो ये कार्य, दोनों कार्य बुद्धि के लिए हमें बताए गए हैं। बहुत बढ़िया विशाल, ऐसे ही जो है विशाल की तरह आप सबको जो है रिवाइज करके पढ़ के आना है। ठीक है ना, देख रहा हूँ विशाल को पिछले 4 मार्च से बहुत एक्टिव है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है अपने अंदर जो है वो आग को उत्पन्न कीजिए, पढ़िए खूब मन लगा के। 2 ही चीजें हैं यहाँ पे, बस ये 2 चीजें, बाकी चीज इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी पहला कार्य यानी प्रति उपभोगम सर्वम। ठीक है, यानी जो भी पुरुष के भोग करने लायक जो भी वस्तुएं हैं इस संसार में, ठीक है, उन सबको साध्यते, उन सबको जो है साधती है, सिद्ध करती है। कौन? बुद्धि। ठीक है, जैसे विशाल ने बताया अभी। और दूसरा क्या कार्य है बुद्धि का? प्रधान और पुरुष, इन दोनों के मध्य क्या अंतर है, क्या सूक्ष्म अंतर है दोनों में, हाँ क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच, इन सभी चीजों के बारे में भी ये जो है बुद्धि ही कंफर्म करती है कि पुरुष का लक्षण क्या है, प्रकृति का लक्षण क्या है। ठीक है, ये 2 यहाँ पे बुद्धि के कार्य विशेष को बताया गया है। पहला कार्य क्या है कि पुरुष के जो भी उपभोग करने लायक जो भी संसार में वस्तुएं हैं
उपभोग करने वाले जो भी विषय है, वस्तु है, उनको बुद्धि प्रकट करती है, उनको बुद्धि बताती है कि ये चीज आप भोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बुद्धि का कार्य कि प्रधान और पुरुष में क्या अंतर है, सूक्ष्म क्या अंतर है, इसके विषय में भी जो है बुद्धि ही फाइनल करती है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा और बहुत ही इजीली कोटेशन है, इसमें आप इजीली समझ सकते हैं इस चीज को। हाँ बताओ, कौन बताना चाहेंगे इसमें क्या कार्य है बुद्धि का? राज, हाँ रितिका बताओ आप। भैया इसमें दो तर्क दिए हैं बुद्धि के। क्या क्या? एक तो बुद्धि अकेले ही कार्य करती है पुरुष के लिए, और दूसरा विवेक ज्ञान की स्थिति को बुद्धि ही पुरुष पुरुष एवं प्रकृति के भेद बताती है, प्रतिपादित करती है। हाँ, यानी दो कार्य, यानी पुरुष के उपभोग करने लायक जो भी वस्तु है उसके बारे में जो है बुद्धि बताती है, और साथ ही साथ प्रधान और पुरुष में क्या अंतर। प्रधान का मतलब यहाँ पे क्या है? हाँ कौन बताएंगे? प्रकृति। प्रकृति का और क्या क्या नाम है? पुरुष और प्रकृति। प्रकृति का दूसरा नाम और क्या है? अव्यक्त भी है भैया, अव्यक्त। और क्या नाम हो सकता है? एक नाम और छूट रहा है आप लोगों को। अविकृति। अविकृति, बहुत सुंदर भूमि। ठीक है, आपको जो है ना जितने भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया हो सांख्य कारिका में, जैसे पुरुष के लिए भी आपने 3-4 शब्द देखा, अव्यक्त के लिए भी देखा, तो वैसे ही पर्यायवाची शब्द भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यानी चलो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला जो कोटेशन है, ठीक है, इसको कौन करता है? तो बुद्धि करता है, अर्थात ये पुरुष के संदर्भ में कहा जा रहा है कि पुरुष को क्या क्या भोग करना चाहिए, इसके बारे में कौन कंफर्म करती है? बुद्धि कंफर्म करती है। दूसरा क्या है, प्रधान और पुरुष में क्या सूक्ष्म अंतर है, इसके बारे में भी कौन बताती है? बुद्धि ही बताती है कि बुद्धि ये प्रकृति ये चीज है, पुरुष ये चीज है। ठीक है, उसके अतिरिक्त इसमें जो भी देखा, चलो ये जो सन्निवेश करोगे तो यहाँ पे क्या पद आएगा, कौन बताएंगे? विशाल के अतिरिक्त बताए कोई? भैया मैं। कौन? दीपिका। स और एव आएगा। हाँ भैया। तो वो किसके लिए स पद है? स पद यहाँ पर होगा, एक मिनट। बुद्धि के लिए। बुद्धि फाइनली करती है कि प्रधान और पुरुष में क्या अंतर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि आपने तर्क संग्रह तर्क भाषा पढ़ेंगे, वहां पे बुद्धि बहुत जो विस्तार रूप से है। यहाँ पे भी बुद्धि के विषय में कहा गया है। यदि किसी को शोध करना हो बुद्धि के संदर्भ में कि संस्कृत वैदिक दर्शन में बुद्धि का स्वरूप, ठीक है, तो बहुत अच्छा शोध हो सकते हैं यहाँ पे। अलग अलग दर्शनों में जो है बुद्धि को लेकर, अलग अलग साहित्यों में बुद्धि को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। ठीक है, कोई शोध का विषय यहाँ पे कर सकते हैं कि बुद्धि का स्वरूप क्या है, या अलग अलग टॉपिक के आधार पे। ठीक है, विभिन्न उपनिषदों में बुद्धि का स्वरूप, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। बुद्धि बहुत ही विस्तार रूप हो जाता है। ठीक है, चलो ये सब चीजें कहीं नोट कर लिया करो, शोध वाला जो भी टॉपिक कभी ऐसे निकल जाता है। यहाँ तक क्लियर सभी को? कोई डाउट है किसी को? भैया क्लियर है ये। सबको क्लियर है? आवाजें तो सिर्फ 1-2 बच्चे की आती है, बाकी बच्चे जी भैया क्लियर है। हाँ तो बोलो। जी भैया। चलो बाकी सिंपल समझ में आया आपको? हाँ जी भैया। उनका काम नहीं हिला। दीपिका आप लोग को क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक है यस सर, एक बार और रिपीट कर देंगे क्या? हाँ क्यों नहीं करेंगे, मेरा तो वही काम है। 36 और 37 जस्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक्सप्लेन। चलो ये 36 और 37 दोनों को कौन बताना चाहेंगे? विशाल के अतिरिक्त बताएं कोई। मैं बताऊं? चलो रितिका बताइए, 36 बता दो। 36 में तो यह है, जैसे दीपक है वो तेल बाती और अग्नि को पूर्ण करता है, उसी प्रकार हमारे जो बुद्धि को छोड़कर जो 12 इंद्रियाएं हैं वो सब मिलकर बुद्धि को प्रकाशित करती है, बुद्धि को सिद्ध करती है। बहुत बढ़िया। किसके लिए करती है ये भी बता दीजिए। पुरुष के लिए, आत्मा। पुरुष के लिए। बहुत सुंदर। अगला ये बता दो दीपिका, 37 में 2 तर्क दिए गए हैं। क्या है ये बताओ? बुद्धि के है। एक तो जो बुद्धि अकेले ही पुरुष के साथ
पुरुष के सभी प्रकार के भोगों को प्रतिपादित करती है। बहुत बढ़िया। और दूसरा, विवेक ज्ञान की स्थिति में भी बुद्धि ही पुरुष एवं प्रकृति के भेद बताती है, उसे प्रतिपादित दोनों के करती है। बीच में क्या अंतर है, ये कौन कंफर्म करती है? बुद्धि ही कंफर्म करती है। क्लियर है अच्छा। सुजाता? जी सर। बहुत बढ़िया ऋतिका। आप देखो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि अहंकार का क्या लक्षण है, ठीक है? तो बताएंगे अहंकार। हाँ नेहा बताओ, अहंकार का क्या लक्षण है? नेहा लगता है आज भी रास्ते में है। हाँ मोनिका, क्या लक्षण है अहंकार का? मोनिका ठीक है, बताओ अहंकार का क्या लक्षण है शांति कारिका के अनुसार? कौन बताना चाहेंगे अहंकार के लक्षण? भैया मैं बताऊं? हाँ डिम्पल बताओ, आप बताओ क्या लक्षण है अहंकार का, और अहंकार की कितने प्रकार का होता है, किस किस गुण के आधार पर अहंकार के कितने भेद हो जाते हैं, सब डिटेल से बताओ। डिम्पल डिम्पल क्या हुआ? याद नहीं है। याद नहीं है? भैया क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? हाँ बता क्वेश्चन ये अहंकार के बारे में सांख्य कारिका के हिसाब से बताना है कि अहंकार क्या है, अहंकार के कितने भेद हो जाते हैं, किस अहंकार किस गुण के आधार पर अहंकार के कौन से भेद हो जाते हैं। अहंकार के भी शायद 2 भेद होते हैं। ठीक है भैया, तो आप जब बोलोगे मैं बता दूंगा। ठीक ठीक। अभिमान और अहंकार। बहुत बढ़िया लक्षण। उसके अलावा और अहंकार के बारे में कुछ बताओ सांख्य कारिका के हिसाब से। पढ़ो पढ़ो सभी कोई, ठीक है? चलो कौन बताएंगे विशाल के अतिरिक्त अहंकार के गुणों के आधार पे? बोलो कौन बताएंगे अहंकार? हाँ बोलो बोलो बताओ भैया। बताओ। जी इनमें ना भैया ये बताया गया है कि अहंकार के जो गुण हैं वो उन्हें हम पंच तन्मात्राएं भी मानते हैं। इस सांख्य कारिका में पहले आपने पढ़ाया था, जैसे कि शब्द रूप स्पर्श गंध ये सब हो गया। और इन्हें ये जो है हम इन्हें ना वो भी कहते हैं अविशेष पद, या फिर हम इन्हें सूक्ष्म तत्व भी कह सकते हैं। और इससे ही ना भैया स्थूल तत्व भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जल वायु तेज आकाश से पंच महाभूत जो हैं ये इनसे उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम स्थूल तत्व कहते हैं, या फिर इन्हें हम विशेष तत्व भी कह सकते हैं। प्रश्न ये है संगीता कि अहंकार कितने प्रकार का होता है गुणों के आधार पे, ये बताओ। गुणों के आधार पे अहंकार कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। कौन कौन सा नाम बताओ आप? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन। हाँ ये किस कौन सा अहंकार है, ये नाम बताइए। अभिमान। अभिमानु अहंकार है, वो तो लक्षण है। नहीं, अभिमानी अहंकार है। हाँ जो आपने भैया बताऊं मैं? बताओ विशाल। ठीक है भैया, आपने पूछा था अहंकार के बारे में, तो सबसे पहले अहंकार का लक्षण है अभिमानो अहंकार, ठीक है? फिर ये त्रिविध गुणों से 3 प्रकार के उसका होता है, सात्विक राजस और तामस। इनके तीनों का क्रमशः नाम है वैकृत, तेजस और भूतादि, ठीक है? अब जो वैकृत अहंकार है उससे उत्पन्न होती है एकादश इंद्रियां, और जो भूतादि अहंकार है उससे होती है पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति। और जो तेजस अहंकार है वो इन दोनों अहंकारों का, यानी कि सात्विक और तामसिक अहंकारों का सहयोगी बनता है, उन्हें क्रियान्वित करता है। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, ठीक है? बहुत बढ़िया विशाल, आप लोग रिवाइज करते रहिए कारिकाओं को, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिए कि जो तमोगुण प्रधान अहंकार है जिसका नाम जो है भूतादि अहंकार, उस अहंकार से जो है पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। ये चीजें हमने पहले की कारिकाओं में देखा है। उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि तमोगुण प्रधान अहंकार से जो 5 प्रकार के जो तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, और उनसे जो है पंच महाभूत भी उत्पन्न होते हैं आगे चल के। वो क्या क्या है, उनके नामकरण क्या है, उसी में हमने कल पढ़ा था कि विशेष क्या है और अविशेष क्या है। चलिए कामनी बताओ विशेष क्या है, कौन सा तत्व है विशेष, और अविशेष कौन है, जो हम लोगों ने कल ही डिस्कशन भी किया है।
सर मेरी लास्ट क्लास छूट गई थी। ऐसे छूट गया काम नहीं है। तबीयत नहीं ठीक तक को बताया था। कल तो आए थे आप, कल ही तो हम लोगों ने डिस्कशन किया ये विशेष अविशेष। नहीं कल सांख्य कार्य का नहीं, कल तो हमने अच्छा अच्छा चलो वंश पढ़ा था ना। ओके, तो वैसे हम लोगों ने डिस्कशन भी तो किया ही आज, विशेष और विशेष है, किसी बच्चे ने बताया भी है। कौन बताना चाहेंगे विशेष कौन सा तत्व होता है और अविशेष कौन सा तत्व होता है सांख्य कारिका के? विशेष विशेष पंच महाभूत होते हैं और अविशेष पंच तन्मात्रा, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। हाँ बस यही चीज है, ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कोटेशन, मोनिका पढ़ो इसे कोटेशन को। जी सर। तन्मात्राणि विशेषस्तभ्यो भूतानि पंच पंचभ्या एते स्मृता विशेषः शांता घोरांश्च मूढ़ाश्च। बहुत बढ़िया। अब देखिए ऊपर वाली कोटेशन बहुत ही इजी है। इसमें क्या है कि जो 5 प्रकार की जो तन्मात्राएं हैं वो क्या अविशेष है, तो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तेभ्य उनसे जो है पंच महाभूत, 5 प्रकार के पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। और यदि आप सबको याद होगा तो 23 प्रकार के तत्वों में हमने देखा कि जो पंच तन्मात्राएं हैं उनसे जो 5 प्रकार के पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो कारिका है जो अहंकार से उत्पन्न होने वाले जो पंच तन्मात्राएं हैं उनसे जो है 5 प्रकार के पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में कहा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया अविशेष कौन है, यानी तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं कौन कौन सा, नाम कौन बताएंगे? इक्की बताओगे आप? पंच तन्मात्रा शब्द रूप रस गंध स्पर्श। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिक चीजें याद होके रखिएगा। जस्ट नीचे देखेंगे एते स्मृता विशेषा, और उनमें से जो 5 प्रकार के हैं जो उत्पन्न हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, विशेष तत्व हो जाएंगे। विशेष तत्व का मतलब पंच महाभूत की बात की जा रही है, स्थूल तत्व की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो विशेष का मतलब हो गया स्थूल तत्व। स्थूल तत्व का मतलब जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, और सांख्य कारिका में विशेष तत्व कौन कौन सा है, नीचे आप डायग्राम देख सकते हो, ये जो आपके विशेष तत्व है। ठीक है, यानी पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। और आप सभी जो इसे क्रम के अनुसार ही याद रखेंगे। ठीक है ना, ये आपको आगे वेदांत सार में भी काम आएगा, तर्क संग्रह तक भाषा में भी काम आएगा ये क्रम। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। जो विशेष तत्व है वो क्या है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ठीक है, ध्यान रखिए विशेष ये तत्व है, और अविशेष कौन से, पंच तन्मात्राएं। ठीक है, ये ध्यान रखिए विशेष और अविशेष में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये जो 5 प्रकार के होते हैं जो विशेष तत्व जो सूक्ष्म तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, इनका स्वरूप कैसा होता है, ये क्या शांत होगा और मूढ़ा। ये जो इनसे अभी हमें कभी सुख की प्राप्ति होती है तो कभी हमें दुख की प्राप्ति होती है, कभी कभी हमें इनसे मोह हो जाता है। इसके बारे में कौन बताएंगे कैसे हमें पंच तत्वों से में कभी सुख की प्राप्ति, कभी दुख की प्राप्ति, कभी हमें उनके प्रति आसक्ति भी हो जाती है, कौन बताना चाहेंगे? भैया मैं। विशाल के अतिरिक्त? भैया मैं बताऊं? संगीता, उसके अतिरिक्त कैसे आपको लगता है कि हमें जो है इनसे सुख मिल रहा है, या इनसे हमें दुख हो रहा है, या हमें इनसे आसक्ति हो रही है? कौन बताना चाहेंगे? प्रकाश बाबू? हाँ भैया। हाँ बताइए, कैसे आपको लगता है कि इन पंच महाभूतों से आपको सुख दुख और मोह जैसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है? अगर जनरल लाइफ के एग्जांपल के बेसिस पे बताऊं तो जैसे कि अब पृथ्वी है तो वो हमें सीड्स ग्रो करने के लिए जगह दे रही है, तो हमें एक अटैचमेंट तो उससे होगी। अगर जल है तो उससे भी हमारे जो फसल है वो उत्पन्न होती है। साथ में जो मौसम है बहुत गर्म हो जाए तो जल का फायदा वहाँ पे होता है। वायु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। और आकाश जो है वो एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। तो ये वाली चीजें, इतनी सारी सुविधाएं होगी तो हमें मोह तो उत्पन्न होगा ही, और साथ में दुख वाली जो बात है, अगर यही चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो एक प्रलय का कंडीशन ले लेगी। बहुत सुंदर, ठीक है, यही सब चीज तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, और इसे आप जनरल लाइफ में भी महसूस कर सकते हैं। किसी को जो है गोलगप्पे का पानी बहुत पसंद है तो वो क्या जल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोह, आसक्ति हो गई। ठीक है, तो सुख दुख और मोह यानी जो सूक्ष्म ये जो विशेष तत्व है पंच महाभूत, ये इनका स्वरूप क्या क्या है, संस्कृत वर्ड याद रखिएगा। ठीक है,
हिंदी तो समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, लेकिन संस्कृत शब्द ही याद रखे। ये कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि किसके विषय में कहा जा रहा है, तो ये जो है पंच महाभूतों के संदर्भ में कहा जा रहा है। यही चीज को जो है यहाँ पे कारिका में कहा गया है कि जो पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, जो विशेष कहलाते हैं, इनका स्वरूप कैसा होता है, शांता घोरा और मूढ़ा स्वरूप के होते हैं। मूढ़ा मतलब आसक्ति या मोह, ठीक है, घोरा मतलब यहाँ पे जो है दुख देने वाले, सुख देने वाले, ये तीन जो है पंच महाभूत होते हैं। हाँ, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। भैया मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ, ऐड करो। ये जो आपने घोर मूड और शांत मूड और घोर बोला है, इन तीनों से तात्पर्य प्रकृति के 3 गुणों से है। मतलब जब पंच महाभूत अपने सात्विक अवस्था में होते हैं तो वो शांत कहलाते हैं, जब वो राजसिक अवस्था में होते हैं तो घोर कहलाते हैं, और जब वो अपनी तामसिक अवस्था में होते हैं तो वो मूड कहलाते हैं। बहुत इस तरह से ये त्रिगुणात्मक होते हैं। बहुत अच्छे विचार, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो जो है इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन, विशेष क्या है और अविशेष क्या है, ठीक है ना, यहाँ से इजीली आप पता कर सकते हैं विशेष और अविशेष। दूसरा, ये किसके विषय में कहा जा रहा है, तो ये जो है विशेष अर्थात पंच महाभूत के विषय में कहा जा रहा है। उसके बाद जो है तन्मात्राएं कितनी होती हैं, ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है, या फिर ये जो है कौन सा गुण किसके विषय में कहा जा रहा है, इसके संदर्भ में बन सकता है। भूतानी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। विशेष कितने प्रकार के तत्व होते हैं और विशेष कितने प्रकार के तत्व होते हैं, ये बता सकते हैं आप सब, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरीके से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये सबको कोटेशन क्लियर है, किसी को कोई डाउट किसी भी चीज में, इस शब्द विशेष में? हाँ, ठीक है, कह रहे हो, ठीक है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरे पास, बहुत देर से गायब थे, ठीक है, समझ आ रही है? आ रही है। किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। क्लियर है, आगे बढ़े। सर ये भूतानी वाली पंच महाभूत यानी जो 23 तत्व, यदि आपको डायग्राम याद होगा कि उनका क्रम कैसे कैसे उत्पन्न हुआ था, उसी में जो सूक्ष्म तन्मात्रा है उनसे 5 प्रकार के पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इसी के बारे में ऊपर कारिका जो पंचभूतानी शब्द दिया है, 5 प्रकार के पंच महाभूत की बात की जाए, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, तो डायग्राम जरूर याद रखेंगे, 23 तत्वों का क्या क्रम है, ठीक है, वो हर जगह आपको अप्लाई करना पड़ेगा, याद रखना चाहिए। और ये जब पृथ्वी से लेकर जो आकाश है, इनका क्रम याद रखेंगे और इनका स्वरूप कैसा होता है, ये ठीक है। आगे चले। ये ना पंच जो महाभूत इनका सुख दुख और मोह वाला भूमि, आपकी आवाज ना बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रही, समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो पंच महाभूत हैं, आकाश है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है ना, इनका सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जी हाँ, कोई स्पष्ट करना चाहेंगे? अभी जस्ट आकाश ने भी क्लियर किया था। आकाश बाबू बता दीजिए कैसे आपको जो है इन पंच महाभूतों से भूमि, आपको कभी सुख की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है? भूमि नाम ही भूमि है, बताओ। जी 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 सुख की प्राप्ति कभी हुई है? मतलब अब मैं ना सुख की प्राप्ति किसी और संदर्भ में भैया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे कि अभी हम धरती पे रह रहे हैं तो ये सुखात्मक है हमारे लिए, लेकिन अगर अचानक भूकंप आ जाए तो दुख हो जाएगा, आत्मक स्वरूप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और मान लीजिए आपको अपने घर पे रह रहे हो, उसके बाद आपको जबरदस्ती उससे वहां से भगाया जाए तो मोहात्मक हो जाएगा, मोह लग जाएगा जी। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ईश्वर कृष्ण है ना, वो इस संदर्भ में ये बात नहीं किए होंगे, ये ना जनरल सी बातें हैं, उनका स्टैंडर्ड कुछ और रहा होगा। मैं उस चीज को सुनना चाहता हूँ। ये घर से पलायन कर जाना तो दुख हो जाना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सेंस होगा उनका। उसके लिए आपको सांख्यिक तत्व कामधि पढ़नी पड़ेगी फिर। वाचस्पति जी ईश्वर कृष्ण तो यहाँ तो ला नहीं सकते हैं साक्षात, ठीक है। भूमि एक बार देखना, वहां से आप देखोगे ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके जी। हाँ, या फिर वाचस्पति मिश्र वाले जो है बहुत सारे साइंस कार्यक्रम है ना, वहां से भी दिया रहता है, वहाँ देखना। इन जनरल मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे जो है लोगों को जो है इन सब चीजों से जो स्वरूप इस तरह का हो जाता है, क्यों हो जाता है, लॉजिकली आप सोच सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है।
चले आगे। जी 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 भैया। फिर शोध भी कर सकते हैं आप भूमि जी। जी सर देखता हूँ। चलो अब यहाँ पे जो है अगली जो कारिका 39 नंबर, कौन बताना चाहेंगे इसका क्या विषय वस्तु है? भैया मुझे साथ में या मुझे छोड़ के? अच्छा भूमि भाई मातृवृत्ति भी पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल जो है ना भूमि अच्छे से पहले ये क्लियर कर लेना, ठीक है? एग्जाम की क्वेश्चन है जरूरत है भूमि भाई, फिर बैठ के डिस्कस करेंगे आराम से वहीं। हाँ अभी बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए अच्छे से, बाकी जीवन है अभी बहुत लंबा, आराम से इसको देखिए दर्शन का सब्जेक्ट ऐसा होता है जितना आप उसमें गहराई में जाएंगे कुछ चीजें हमेशा आपको नया नया चीजें आपको पता चलेगा, ठीक है? और मैं भी आप लोगों से बच्चों से सीखता हूँ कुछ ना कुछ, हमेशा हर बैच में कुछ ना कुछ जो है ना ऐसा चीज मुझे पता चलता है जो मैं पहले वो चीज मुझे खुद ही पता नहीं थी, ठीक है? तो अच्छा है, प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, ठीक है? चलिए हाँ विशाल क्या है इसका विषय वस्तु? बताओ भैया। दरअसल इसमें ना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की बात हो रही है। यहाँ पे जो शब्द आया है ना माता पितृजा, ये आया है स्थूल शरीर के लिए, क्योंकि ये जो है माता के रज और पिता के बीज से उत्पन्न होता है। तो ये बताया गया है कि पंच महाभूत सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो है वो विशेष कहे गए हैं सांख्य के अनुसार, और जो सूक्ष्म है सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर की अपेक्षा वो होता है नियत होता है, मतलब कि अनित्य होता है। और सूक्ष्म शरीर निवर्तन, यहाँ पर आया ना मात्र प्रजा निवर्तन, उसका अर्थ है कि स्थूल जो शरीर होता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा कालिका भूल जाओ, अभी नीचे देखो यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें ये चर्चा की गई है कि 3 प्रकार के शरीर होते हैं जिसका आप अनुभव कर सकते हैं, विशेष जो शब्द। भैया एक चीज और, हाँ यहाँ जो ऊपर लिखे जो कारिका में प्रभूत शब्द आया है, ये प्रभूत पंच महाभूतों के लिए आया है, जिससे पंच महाभूतों के जो विषय उनको विग्रह किया गया है। बहुत ठीक है। चलो देखो इस वाले कारिका में जो है 3 प्रकार के शरीर की चर्चा की गई है, ठीक है? जो आप आगे चल कर डिटेल में इसके पढ़ेंगे भी, अभी जो है सूक्ष्म रूप से यहाँ पे बस इनका नामकरण बताया गया है, ठीक है? आगे देखेंगे कैसे सूक्ष्म शरीर का लक्षण क्या है, कितने तत्व इसमें चाहिए। तो 3 प्रकार के जो है अनुभव करने योग्य शरीर है, ठीक है? जिसमें जो है सूक्ष्म शरीर पहला, दूसरा स्थूल शरीर, और तीसरा विशेष। विशेष के बारे में आपने बहुत विशेष रूप से पढ़ा भी, अभी सुना भी। पंच महाभूत आते हैं। पंच महाभूत किससे उत्पन्न होता है, कौन बताएंगे? पंच तन्मात्रा से। तन्मात्रा का दूसरा नाम क्या हो सकता है? पंच तन्मात्रा का दूसरा नाम क्या हो सकता है? जैसे ये विशेष है तो उनका नाम क्या है? विशेष। विशेष। चलो एक क्वेश्चन सभी से है, सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम क्या हो सकता है सांख्य कारिका के हिसाब से? लिंग शरीर, लिंग शरीर, लिंग शरीर, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये चीजें आगे आपको मिलेगा भी, ठीक है? सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम लिंग शरीर, ठीक है? विशेष का मतलब यहाँ पे पंच। 40वीं कारिका में उसको सीधा सीधा लिंगम कहा गया है। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न सभी से है, सबने वेदांत सार पढ़ा ही है। वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व की आवश्यकता होती है? क्या कितने तत्व से जो है वेदांत सार के अनुसार कितने तत्व से जो है सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है? यहाँ तो 17 17 वहाँ पे अहंकार को नहीं गिना गया, वहाँ पे अहंकार को नहीं गिना गया, वहाँ पे अहंकार को नहीं गिना गया। सांख्य कारिका में 18 तत्व है। सांख्य में 18 है, और यहाँ वहाँ 17 है, क्योंकि वहाँ पे अहंकार को नहीं गिना गया। हाँ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा सूक्ष्म शरीर के निर्माण में जो है 18 तत्व की आवश्यकता सांख्य कारिका के अनुसार होती है, लेकिन वेदांत सार में 17 ही होते हैं, वहाँ पे अहंकार नहीं है, ठीक है ना? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, जहाँ पे तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे आप सभी कोई, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे आगे कि 18 तत्व कौन कौन से होते हैं, तो बताएंगे 18 तत्व कौन कौन से हैं? किसी को पता है? वेदांत सार तो आप सबने पढ़ा भी होगा, सांख्य कारिका भी पढ़ा होगा। हाँ कौन कौन से 18 तत्व हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 तंत्र इंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि। मेन चीज तो बिल्कुल छोड़ दिया आपने। क्या? बुद्धि नहीं चाहिए?
भैया वो तो पहले मिल गई ना। अच्छा पहले ही बोल दिए, अच्छा चलो आगे देखेंगे हम लोग। तो ध्यान रखिएगा सूक्ष्म शरीर जो है 18 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, आगे डिटेल से देखेंगे। स्थूल शरीर जो अभी हम लोग का शरीर जो आप देख रहे हो, ठीक है, आपके पास जो शरीर है उसमें 6 कोष होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम साठ कौशिक शरीर भी है। अब इसमें 6 कोष या 6 तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके डिटेल में जो है सांख्य कारिकाकार जो है ईश्वर कृष्ण अपनी कारिकाओं में कुछ वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन जब आप अलग अलग भाषा पढ़ेंगे उसमें आपको जो है ये स्थूल शरीर के बारे में डिटेल से मिलेगा, ठीक है। तो 6 कोष जो बिल्कुल यहाँ पे साइंटिफिक चीज भी है, ठीक है। तो इसमें जो 3 चीजें जो है माता के राज्य से जो है प्राप्त होता है, और पिता के जो वीर्य है उनसे 3 चीज हमें प्राप्त होता है, स्नायु, हड्डी और मज्जा, ठीक है। ये स्नायु क्या होता है? स्नायु जो किसी 2 चीजों को जोड़ने के, जैसे आप रिकॉल समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे जो आप ये हाथ देख रहे हो ना, ऐसे जो ज्वाइंट पे जो है ना लिगामेंट होती है, इसको हिंदी इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, जो 2 चीजों को जोड़ के रखता है, ठीक है। कई बार क्या होता है जब एक्सीडेंट वगैरह होता है या नस कट जाता है तो इसका मतलब है वहाँ पे लिगामेंट टूट गया उन दोनों के बीच, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये चीजें उसको कहते हैं स्नायु, ठीक है। ये पिता के वीर्य से तैयार होता है, हड्डी के विषय में पता है, ये मज्जा के विषय में पता है, बोन मैरो जो पीछे वाली जो चीजें हैं जिसके वजह से आप झुकते हो, बैठते हो, सीधा खड़ा होते हो, ठीक है। तो सबसे बुढ़ापा में क्या होता है, यही बोन मैरो क्या होता है, काम करना बंद हो जाता है या अधिक झुक जाता है, लोग झुक के चलते हैं, कमजोर हो जाता है, ठीक है। यदि बोन मैरो ना हो इंसान में सही से, तो इंसान जो भी न्यूरॉन सिस्टम है वो बायोलॉजिकल चीज है, संदेश पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है हमारे शरीर का। चलो ये सब बायोलॉजी की चीज है, पढ़ लेना अपने हिसाब से। तो देखो यहाँ पे कि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 18 तत्व, स्थूल शरीर जो है इसमें 6 कोष की आवश्यकता पड़ती है। 6 कोष का नाम भी याद रखिएगा, माता के रक्त से क्या क्या बनता है और पिता के वीर्य से क्या क्या बनता है, ठीक है ना। हिंदी में याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और विशेष के बारे में हमने पढ़ाई है, ठीक है। अब इसमें सभी से प्रश्न है कौन सा शरीर में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में अंतर पूछ रहा हूँ, कौन ऐसा शरीर है जो नियत है, हमेशा उसकी सत्ता रहेगी। सूक्ष्म अवस्था सूक्ष्म शरीर, हाँ जो भैया सूक्ष्म शरीर है वैसे तो, लेकिन सत्य यह है कि सत्ता उसी की भी हमेशा के लिए नहीं रहती, आगे आएगा कि वो प्रलय में नष्ट हो जाता है। प्रलय काल जब सृष्टि समाप्त होगी तो वो भी समाप्त हो जाएगा, तो ठीक है, इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखिएगा जब तक ये सृष्टि रहती है, ठीक है, तब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा, यानी एक तरह से यानी प्रलय अवस्था तक जो है सूक्ष्म शरीर जो है नियत रहती है, नित्य रहती है, उसकी सत्ता हमेशा रहती है। लेकिन जो अभी आपका शरीर है या हमारा जो शरीर है वो जो है जब तक आप जीवित है तब तक वो शरीर संसार में है, जैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी तो शरीर भी जो है ना नष्ट हो जाता है। तो इस आधार पे जो है ना इसी चीज के बारे में ऊपर की कारिका में कहा गया है। तो 3 प्रकार के जो है शरीर हमने देखा है, एक तो सूक्ष्म शरीर, ठीक है, दूसरा माता पितृजा, माता पिता से उत्पन्न होने वाला जो शरीर है, कौन सा शरीर है, माता पिता से स्थूल शरीर, बहुत बढ़िया। और विशेष हमने देखा कि जो है पंच महाभूत, ये 3 प्रकार के शरीर के विषय में हमने देखा। उनमें से भी तेषाम यानी जो 3 प्रकार की चर्चा भी हमने किया, पंच महाभूत, सूक्ष्म शरीर या फिर माता पिता से उत्पन्न होने वाले जो शरीर है यानी स्थूल शरीर, तेषाम शब्द किसके लिए आया, तीनों के लिए आया, ध्यान रखिएगा, यह एक सर्वनाम शब्द है। उनमें से ठीक है जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है, नियता, यानी सूक्ष्म शरीर क्या हमेशा रहने वाली है, यानी प्रलय अवस्था तक, यानी जब तक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि नष्ट न हो जाए तब तक सूक्ष्म शरीर संसार में रहता है। लेकिन माता पितृजा निवर्तनते, यानी माता पिता से उत्पन्न होने वाला जो शरीर है, कौन शरीर की बात की जा रही है, स्थूल शरीर, ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अर्थात ये क्या है, अनियत है, ठीक है, अनित्य है। इसमें जो ध्यान रखिएगा कौन सा शरीर नियत है, कौन सा शरीर अनियत है या फिर किसका नष्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा सूक्ष्म शरीर कितने तत्व की आवश्यकता होती है, स्थूल शरीर जो है कितने कोष या कितने तत्व की आवश्यकता होती है, पंच महाभूत का दूसरा नाम विशेष भी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा 60 कौशिक शरीर किसे कहते हैं, माता पिता से क्या क्या हमें मिलता है, ये सब चीजें। भैया एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि जो स्थूल
स्थूल शरीर है वो अनित्य है, मतलब वो भी नहीं रहेगा, नष्ट हो जाता है। तो भैया जब वो कोई भी इंसान है मान लो और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका स्थूल शरीर तो रहता नहीं, लेकिन जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो भी कहाँ रहेगा भैया? वो भी तो सूक्ष्म मतलब अवस्था में वो जो है निकल जाता है। सूक्ष्म अवस्था कोई कार्य नहीं करता है, तन बुद्धि या फिर आंख वगैरह जो है ना स्थूल रूप में जो है उसके शरीर में रहता है, लेकिन जैसे वो मृत्यु हो जाती है तो सूक्ष्म अवस्था में वो निकल जाता है शरीर से। वो आपको बस दिखाई देता है कि वो सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था में वो रहता है, लेकिन ऐसा ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि सूक्ष्म अवस्था में वो सभी अपने पे 18 तत्वों को लेकर बाहर निकल जाता है, फिर किसी दूसरे शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। ऐसा ईश्वर कृष्ण जी मानते हैं। इस आधार पर हम कहते हैं कि आज ग्रामर की क्लास नहीं होगी? नहीं, आज ग्रामर की क्लास नहीं होगी, इसी को कंटिन्यू हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर को वो कहते हैं कि नियत है, वो हमेशा जो है एक नए स्थूल शरीर को धारण करता है। एक नए किसी बच्चे का जन्म कैसे होता है, तो सूक्ष्म शरीर जो है किसी स्थूल शरीर को धारण करती है, तभी जाकर सूक्ष्म शरीर जो है ना उसके वो जो है सार्थक हो पाता है। तो बहुत डिटेल में है इसके विषय में, बहुत मजा आएगा यदि कोई इस टॉपिक पर पढ़ना चाहेंगे रिसर्च वगैरह। ठीक है, हाँ, इस कार्यकाल वगैरह में कोई परेशानी किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को, किसी शब्द विशेष को लेकर कहीं भी कोई समस्या? समझ आ गई भैया। अरे तो बताओ संगीता, क्या भैया इसमें इस कारिका में 3 चीजों की चर्चा की गई है। एक स्थूल सूक्ष्म शरीर जिसमें 18 तत्व बताए थे, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, एक बुद्धि थी, अहंकार था और मन, ऐसे 18 तत्व थे सूक्ष्म शरीर। दूसरा बताया था स्थूल शरीर जो कि हमारे माता पिता से हमें मिलता है। माता से रज और पिता के वीर्य से उत्पन्न होता है, और ऐसे पिता से हमें 3 गुण मिलते हैं और माता से हमें 3 गुण, जैसे कि जिसमें पिता से मिलते हैं स्नायु जो आपने बताया था, कब्जे होते हैं घुटने कोहनी के, और हड्डियां हो गई, और मज्जा यानी कि मांस वगैरह, शायद मज्जा या जी मज्जा हो गया, और जो माता से मिलता है उसमें हमारी स्किन, त्वचा हो गई, खून हो गया और मांस हो गया। ये 6 तत्व हो गए जो हमारे स्थूल तत्वों को बनाने में सहायता करते हैं। और तीसरा हो गया हमारे पंच महाभूत। पंच महाभूत हम जानते हैं जैसे कि पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, और उसमें तेज आता है, वो हो गया। तो इसमें हमें ये बताया कि स्थूल शरीर जो होता है वो अनित्य होता है, और सूक्ष्म शरीर जो होता है वो नित्य यानी कि रहने वाला होता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि शरीर की मृत्यु के मतलब डेड बॉडी में से भी वो निकल के दूसरे जब जगह जाता है, जन्म लेता है, तो उसी के साथ वो चले जाते हैं सूक्ष्म शरीर। बहुत बढ़िया। ठीक है, बस ये काल्पनिक तौर पे आप देख सकते हैं सूक्ष्म शरीर से जो है निकल चुका है सब चीज। ठीक है, अब अगली जो कारिका है इसमें कि सूक्ष्म शरीर का क्या क्या विशेषता हो सकती है, ईश्वर कृष्ण क्या क्या उनके विषय में कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर की क्वालिटी क्या क्या होती है। ठीक है, तो अगली जो कारिका है इसमें जो है संपूर्ण सूक्ष्म शरीर की विशेषताओं का वर्णन है, और इसमें सारे जो विशेषता है वो सूक्ष्म शरीर, जिसका दूसरा नाम लिंग शरीर भी है। ठीक है, चलो लिख के पढ़ना आप। पूर्वोत्तम आगे। हाँ जी, पूर्वोत्पन्नम सत्यम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरूपभोगम भावे विभासितम लिंगम। चलो बहुत बढ़िया। तो निक्की बताइए आप, ये लिंगम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, बहुत बढ़िया। सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व की आवश्यकता होती है? 18 तत्व कौन कौन से हैं? पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच महाभूत, मन, अहंकार और बुद्धि। क्रम भंग नहीं हुआ? कुछ भंग हुआ है? क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, क्रम से याद रखिएगा। ठीक है ना? हाँ। चलो अब देखें यहाँ पे कि सूक्ष्म शरीर के लक्षण क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला हमने देखा पूर्वोत्पन्नम, पूर्व प्लस पंच महाभूत बताया। पंच महाभूत थोड़ी आएंगे इसमें, पंच तन्मात्राएं आएंगी। पंच महाभूत बोला उन्होंने। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही ध्यान रखा करो। चलो पहला लक्षण है इन्होंने, ठीक है, पूर्व उत्पन्नम, क्या मतलब है इसके विषय में? मैं बताऊं? कोई और बताएंगे? कि सूक्ष्म शरीर पहले से उत्पन्न होता है,
क्या सर? कोई और? भैया अभी हम जी हाँ दीपिका, इला बताओगे कि कैसे आपको पता चले कि सूक्ष्म शरीर पहले से उत्पन्न होता है? पूर्व उत्पन्नम मतलब पूर्व मतलब पहले, उत्पन्न उत्पन्न होना, जन्म लेना। भैया जैसे उसकी सत्ता तो हमेशा रहती है ना सूक्ष्म शरीर की, वो कभी मरता तो है नहीं, तो हमेशा ही उत्पन्न हो रहता है। तो पहले से उत्पन्न रहता है। तो एक लाइन दीपिका ने बताया। हाँ इला, आपका क्या विचार है? अब इला बिल्कुल शांत रहेगी। हाँ कामनी, कैसे लगा आपको? और आपने ये चीज पढ़ा भी है पहले की शुरुआत के कारिकाओं में ही वर्णन है। इसमें जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है सूक्ष्म शरीर में। पृथ्वी जल तेज वायु, इसमें ये कहाँ से आ गया? नहीं वो तो पंच महाभूत है। आराम से कामनी, आराम से। हाँ करो माँ। तो बताएंगे भैया मैं बताऊं भैया? चलो विशाल बताओ। पहले संगीता जी को बताने दीजिए। चलो संगीता बताइए, आप ही जी भैया, इसमें ये बताया जो अभी हम पीछे पढ़ा रहे थे, जैसे कि एंड में आपने चित्र भी दिखाया कि जैसे कि किसी के मतलब अंदर से वो जब जीव अंश जो निकलता है उसके साथ ही 18 तत्व निकल जाते हैं। जब उसके जन्म वो दूसरी जगह जीव जो है जन्म लेता है, शरीर में प्रवेश करता है, तो वो इन 18 तत्वों के साथ ही जन्म लेता है। 18 तत्व वही है हमारे, जो जैसे कि उसमें पांच ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, और 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, बुद्धि, अहंकार, मन, उन सब के साथ ही वो जन्म लेता है। और इसी के साथ वो मतलब प्रोसेसिंग चलती रहती है। फिर वो बुढ़ा होगा इंसान, फिर वो मतलब अपने शरीर को छोड़ेगा, फिर नए जन्म में जाएगा, वो उसके साथ ही चल। अच्छा चलो, आपने बताया, प्रयास किया। आप विशाल इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बताओगे? विशाल जी ने थोड़ा पहले बताया। जी बता दो भैया। यहाँ पे पूर्वोत्पन्न से का तात्पर्य है अनादिकाल से उत्पन्न, यानी कि सृष्टि काल से उत्पन्न। होता क्या है कि जब प्रलय काल के उपरांत दोबारा सृष्टि बनती है तो प्रत्येक आत्मा को ये सूक्ष्म शरीर अलाउड कर दिया जाता है, और जब तक या तो प्रलय नहीं हो जाती या फिर उसकी मुक्ति नहीं हो जाती, यानी कि जब उसको कैवल्य प्राप्ति नहीं हो जाती, ये सूक्ष्म शरीर रहता है प्रत्येक जीवात्मा के साथ, पुरुष के साथ। तो पूर्वोत्पन्न का अर्थ है कि अनादिकाल से उत्पन्न, सृष्टि काल से उत्पन्न। हाँ, यानी जब प्रकृति और पुरुष जो है, ठीक है, पंगु और अंधवत के समान समागम करती है तो 23 प्रकार के तत्व उत्पन्न करते हैं। उस समय कोई जो है सृष्टि का निर्माण नहीं, सृष्टि के निर्माण की पहली प्रक्रिया ही होती है 23 प्रकार के तत्वों को उत्पन्न करना। प्रकृति से जो 23 प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं वो शुरुआती से ही, आदिकाल से ही, शुरुआती दौर से साथ में रहते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर को भी बनाने के लिए वो 18 तत्व वहीं से ग्रहण करती है। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर को निर्माण करने के लिए जितने टूल्स चाहिए, जितने तत्व चाहिए, वो पहले से ही सृष्टि में रहता है। इस आधार पर जो है हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर जो है पूर्व उत्पन्न यानी पहले से उत्पन्न रहता है, अर्थात जो भी तत्व की आवश्यकता पड़ती है सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर को बनाने के लिए वो प्रकृति से पहले से ही उत्पन्न, प्रकृति के द्वारा पहले से उत्पन्न रहता है, ठीक है। फिर 18 तत्वों का आपस में संगम होता है, समावेश होता है, तब जाके एक सूक्ष्म शरीर बनता है। उसकी आकृति कैसी होती है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो विशेषता है, पहला जो लक्षण है सूक्ष्म शरीर का, ये क्या, सृष्टि के समय से ही ये सूक्ष्म शरीर रहता है। क्यों? क्योंकि जो 18 तत्व उत्पन्न होते हैं, जो 18 तत्व की आवश्यकता होती है सूक्ष्म शरीर के निर्माण में, वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व उसमें ऑलरेडी पहले से ही विद्यमान रहती। पहला लक्षण है पूर्व उत्पन्नम। दूसरा लक्षण है असक्तम। ये असक्त किसको कहते हैं? उसकी जो है हाँ, जी, जिसकी गति रुक जाती है। नहीं, असक्त का अर्थ इन्होंने गलत बताया है। हाँ, असक्त और सक्त। सक्त मतलब हिंदी वाला सक्त नहीं कि बहुत सक्त। यदि जाकिर खान सुना होगा तो आपने देखा होगा सक्त शब्द का उन्होंने यूज किया होगा किसी किसी। भैया असक्त का मतलब है जिसकी गति बाधित हो। असक्त का मतलब जिसकी गति बाधित ना हो। उल्टा विपरीत बता रहे थोड़ा सा।
भैया इसका मतलब शायद यही होगा ना, जिसे रोका ना जा सके। हाँ, असक्तम का मतलब जो बिल्कुल जिसकी गति या जिसको रोका नहीं जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत इजीली वो ट्रेवल कर जाए, उसे कहते हैं असक्त। असक्त का मतलब जिसे रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे भैया लास्ट में मैं इस पूरी कारिका को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है विशाल। ठीक है, तो पहला है कि संसार में पहले से विद्यमान रहता है, सृष्टि काल से ही विद्यमान रहता है। दूसरा असक्तम, ये जो सूक्ष्म शरीर है कहीं भी आ जा सकता है, यानी उसकी गति को, उसकी स्पीड को, ठीक है, रोका नहीं जा सकता। असक्तम का मतलब है जो अबाधित होते हुए भी हर जगह, मतलब बाधित ना होते हुए हर जगह ट्रैवल कर सकता है, इजिली एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकता है, असक्तम। ठीक है, तीसरा है लक्षण नियतम। ये नियतम शब्द तो आपने पहले की कारिका में भी सीखा ही है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो नियत है। नियत कब तक है? जब तक ये सृष्टि है तब तक सूक्ष्म शरीर इस सृष्टि में रहेगा। ठीक है, तो तीसरा जो लक्षण है नियत। नियत का मतलब नित्य, जो हमेशा रहता है, जिसकी सत्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नियत हो या नियतम एक ही वर्ड है। अगला जो है लक्षण है महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम। चलिए रितिका बताओ, इसमें महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम में कौन कौन सा तत्व आ रहा है? भैया एक बार दोबारा बोलना, क्या बोलना? ये जो शब्द देख रहे हो ना आप यहाँ पे, महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम, क्या मतलब है? इसमें कौन कौन से तत्व है? इसमें 18 तत्वों का वर्णन है। 18 तत्व। ये चलो यहाँ बताओ, महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम क्या मतलब है? हाँ ठीक है, महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम क्या मतलब? सर महद बुद्धि। हाँ आगे, महद बुद्धि, आगे बुद्धि इत्यादि, मतलब और जो सूक्ष्म शरीर हैं जितने भी। छूट रहा है थोड़ा सा। महत बुद्धि, महत अहंकार, उसके बाद महद आदि सूक्ष्म बुद्धि पर्यंतम आदि। महद बुद्धि आदि। हाँ दीपिका बताओ। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि और अहंकार। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों चले जाते हैं? असेंडिंग ऑर्डर से आप ध्यान रखना सुझाता। तो सूक्ष्म शरीर बताएं ना। हाँ, यानी जो सूक्ष्म शरीर जो बनता है महज से लेकर सूक्ष्म मात्राओं तक, जो 18 जो तत्व हैं उन सब से निर्मित होता है, अर्थात इसमें 18 तत्व होते हैं। ठीक है ना? महद आदि तो भैया बोलो बोलो। मेरा गलत था जब मैंने 18 तत्व कहे थे। आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन आपने क्या बोला पहले? सूक्ष्म तन्मात्राएं, फिर नहीं भैया, मैं उसे देख रही थी कि वही है ना, तो मैंने इसलिए 18 तत्व उन्हें पूरा बोल दिया एक बार में, तो ऊपर अलग से अलग बोलते ना ना, कर। बुद्धि से लेकर। ठीक है, जो सीरीज आपने याद किया है ना, प्रकृति से जो 23 तत्व जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ वो, उसके बाद वो, ये ना बना के रखो, नहीं तो ना एग्जाम के टाइम पे आपका आदत वही रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में याद रखो, जैसे जैसे वो प्रकृति से जो चीजें उत्पन्न हो रही है ना, किससे क्या उत्पन्न हो रही है, उससे क्या उत्पन्न हुआ, उस सीरीज में याद रखना। ठीक है ना? सुजाता, ध्यान रखना इस चीज को। चलो अगला क्वेश्चन है भावे अधिवासितम। अधिवासितम ये किसके विषय में, किस भाव की बात की जा रही है? हाँ, कौन बताएंगे? और मैंने ये कारिका पढ़ाया भी है भाव शब्द के विषय में। कौन बताएंगे? तो थोड़ा सा मैं बताऊं? एक हिंट्स देता हूँ। इन 18। हाँ मोनिका बताओ बताओ। सर भावे अधिवासितम मतलब कि सर भावे का मतलब है धर्म अधर्म इत्यादि भाव जो होते हैं। पूरा बताओ। बच्चा स्मार्ट हो गया, इत्यादि और आदि जोड़ देते हैं ताकि सर तो समझ जाएंगे। हैं? पूरा बताओ, धर्म अधर्म, आगे। सर जो बुद्धि के 8 धर्म होते हैं, धर्म अधर्म। हाँ ये आगे बताओ, धर्म अधर्म, आगे कौन कौन से 8 भाव होते हैं बुद्धि के, कौन बताएंगे? मोनिका ने तो 2 बताए हैं। ज्ञान होता है एक, और एक ज्ञान होता है। ज्ञान होता है, आगे विराग, अनैश्वर्य। हाँ, विराग्य और अविराग्य और ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। टोटल कितने हो गए? तो जो आपने
किस प्रकार की बुद्धि से कौन सा धर्म, ये कौन सा भाव उत्पन्न होता है, ये बता दो, गुण के आधार पे बताओ। बुद्धि में भी दो प्रकार के गुण होंगे ना, एक तो सात्विक गुण, एक होगा तामसिक गुण के आधार पे बुद्धि की भी दो सृष्टि हो जाती है। तो किस गुण के आधार पे जो आपने ज्ञान अज्ञान धर्म धर्म ये सब बता रहे हो? जो सात्विक है उसमें से ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, और दो वो धर्म हो गया, और ऐश्वर्य हो गया, और जो दूसरा उससे तामसिक से अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, वही। बहुत अच्छे। तो ये कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 8 भाव होते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर में क्या है, बुद्धि भी है ना। अब बुद्धि के 8 भाव हमने देखे ही पहले। 8 भाव का मतलब 4 प्रकार के सात्विक और 4 प्रकार के तामसिक गुण, ठीक है, जो हमने पहले बुद्धि में पढ़ा ही है। तो एक एक कारिका आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। यदि आप पहले की चीजों को पता नहीं होगा तो देखो अभी भाव शब्द का पता नहीं चल रहा होगा, ये भाव शब्द है क्या। बुद्धि के 8 भाव की बात की जा रही है, यानी बुद्धि के जो 8 भाव होते हैं वो कहाँ स्थिर होते हैं, कहाँ रहते हैं? लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर के निर्माण में एक बुद्धि भी एक तत्व है, ठीक है ना। अब बुद्धि के 8 भाव उस सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और इस प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर क्या करती है, संसरती, यानी संसरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करता है, एक शरीर को दूसरे शरीर का त्याग करने के बाद दूसरे शरीर को धारण करता है। ये सभी जो है ये सूक्ष्म शरीर का ये एक लक्षण है, एक विशेषता है। सारे जो लक्षण है इसी चीज को जो ऊपर की कारिका में कहा गया है, ठीक है। तो या तो ये लक्षण याद कर लीजिए या फिर कारिका याद कर लीजिए। और एक इसमें एक शब्द छूट गया, निरुपभोगम, क्या मतलब है भैया? अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, एक मिनट। हाँ, निरुपभोगम किसके विषय में कहा जा रहा है? सूक्ष्म शरीर के विषय में। हाँ, यानी सूक्ष्म शरीर में जो 18 जो तत्व है वो कभी भी अपना भोग नहीं करती है, ठीक है ना। बुद्धि क्या खुद के लिए यूज करेगा, या फिर ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय इत्यादि जो है 18 तत्व है वो कभी खुद का उपभोग नहीं करते, किसी दूसरे के लिए। अर्थात स्थूल शरीर में जाकर या स्थूल शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर के अलग अलग जो तत्व है अपने अपने कार्यों को करती है, खुद के लिए कभी भी जो है अपने तत्वों का उपभोग नहीं करती है, ठीक है। तो ये सारे जो लक्षण है इसमें, ठीक है, सूक्ष्म शरीर के लक्षण है, विशेषता है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये निरुपभोगम ऐड नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी कार्य का विशेष याद कीजिएगा। चलिए विशाल बताइए क्या है ये। जी भैया, वैसे तो आपने सारा वो कर ही दिया है एक्सप्लेन, फिर भी मैं अच्छे से कर देता हूँ। इसमें सूक्ष्म शरीर की ना विशेषताएं बताई गई हैं और उसका निर्माण, उसके निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। तो सबसे पहली विशेषता यह है वो पूर्व उत्पन्न है, यानी कि अनादिकाल से उत्पन्न है। दूसरा है कि वो असक्त है। असक्त में नए तत्व समास करने पर असक्त बनता है, यानी कि वो गतिशील है। उसकी गतिशील ऐसी है कि वो पत्थर की जला में भी प्रविष्ट हो जाएगा, उसको रह सकता, ठीक है। और वो संसरणशील, यानी कि वो जब मरता है तो ऐसा नहीं है कि जो है दोबारा तुरंत जन्म लेता है। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं तो उस हिसाब से वो अन्य लोकांतर में भी जाता है। तो उसके लिए आवश्यक है कि उसका संचरण होना चाहिए, तो वो संचरणशील है, ठीक है। फिर आता है कि ये निरुपभोग है, यानी कि ये सीधे सीधे किसी चीज का उपभोग नहीं करता। इसको उपभोग करने के लिए हमेशा किसी अन्य सहायता आश्रय की आवश्यकता होती है। तो या तो वो जब लोकांतर में होगा तो ईश्वर की सामर्थ्य से भोग करेगा, अन्यथा इस धरती पर स्थूल शरीर के जरिए जो है भोग करेगा। उसके बाद ये जो है इसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो शुरू होती है महत्व से, यानी कि पहले प्रकृति से महत्व उत्पन्न होता है, महत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से एकादश इंद्रिया उत्पन्न होती है, एकादश इंद्रियों से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार से 18 तत्वों का समूह बनता है। उसके बाद उस समूह को मिलाकर एक सूक्ष्म शरीर को बनाया जाता है। बहुत बढ़िया विशाल, क्या भैया? बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो ठीक था। हाँ, बढ़िया 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 विशाल। किसी को इस कारिका में जहाँ पे सूक्ष्म शरीर के लक्षण के विषय में कहा जा रहा है, क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल आएगा, ठीक है, कि डायरेक्ट जो लक्षण पूछा जाएगा, ये लक्षण किसके हैं या फिर सूक्ष्म शरीर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये कारिका याद कर लीजिएगा। लिंगम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया ये भी ध्यान रखेंगे। भाव शब्द का अर्थ यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, कौन कौन से भाव आते हैं। तो बुद्धि के 8 भाव आते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के सात्विक और 4 प्रकार के तामसिक, ठीक है। बाकी जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, जैसे महद आदि में कितने तत्व, 18 तत्व, और 18 तत्वों को क्रम से याद करेंगे आप सभी। और जितने भी लक्षण दिए गए हैं या उनके विशेष भैया अष्टभावों के बारे में भी बता दूं।
क्या? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को पता है। अष्टभावों के बारे में भी बता दो। भाव जो है बुद्धि के, जो हमने डिस्कशन किया भी है, ठीक है। तो इतना जो है ये जो है सूक्ष्म शरीर के लक्षण के विषय, उनकी विशेषताओं के बारे में। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी, एक बार मैं ये पूछ रही थी कि आप एक बार मुझे बुद्धि के 8 भावों के नाम बता दोगे, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन की थी क्लास। ओके, चलो मोनिका, 4 जो है भाव, सात्विक भाव बताओ, फिर 4 तामसिक भाव बताओ। मोनिका? सर मुझे ना 8 तो याद है वैसे, थोड़ा थोड़ा। धर्म अधर्म है, फिर उसके बाद में ज्ञान अज्ञान राग विराग ऐश्वर्य अनैश्वर्य। लेकिन तो इसमें जो 4 जो शुरू के हैं वो सात्विकों, हाँ कि धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वो सात्विक है, और राग विराग ऐश्वर्य अनैश्वर्य वो तामसिक। राग विराग गलत हो गया, गलत हो गया, थोड़ा सा आपने थोड़ा सा गलत बता दिया। मतलब चीजें आप सही बताए, बस थोड़ा सा जो है सात्विक भाव अलग है, तामसिक भाव अलग है, उनका जो है क्राइटेरिया अलग है। अब विशाल बताओ। जी भैया, ये जो बुद्धि होती है ना, ये बुद्धि प्रकृति के प्रभाव से 2 गुणों की हो जाती है, सात्विक और राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो सात्विक में आता है आपका धर्म ज्ञान, ऐश्वर्य और विराग, और तामसिक में आता है आपका अज्ञान अधर्म राग और अनैश्वर्य। अब ऐश्वर्य क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। नहीं विशाल, जो रहने दो, हाँ ठीक है, लंबा चला जाए। चलो देखो निक्की देख लो यहाँ पे, ठीक है, सात्विक बुद्धि, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, और 4 जो है तामसिक बुद्धि, ठीक है। वही टोटल जो है 8 भाव हो जाते हैं, ठीक है। 4 इसके और 4 इसके, टोटल 8। देखो क्या है, सांख्य कारिका हो या कोई सा भी ग्रंथ हो, यदि आप पहले की कारिकाओं को या पहले की विषय वस्तु को पता नहीं होगा ना, तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। और ईश्वर कृष्ण कितना हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे, एक कारिका में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, तो दूसरी कारिका में उसका वर्णन नहीं करते हैं, ठीक है। तो सभी कोई जो है पहले के जितने भी कारिका हमने देखा है, और मुझे लगता है इस वीक में तो अगले वीक तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सांख्य कारिका। अब जो 40 के बाद जो कारिका विशेष है उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और 20-25 के बाद तो वैसे भी बहुत ही नॉर्मल चीज है, फैक्चुअल चीज है, उसे आप लोग याद कीजिए, चीजों को याद रखेंगे तो आगे बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है। तो कल हम लोग बाकी के जो आगे की जो कारिका है, ठीक है, उसे थोड़ा देखेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने 40 तक देख लिया ना आज? जी भैया। हाँ, और कल हम लोग देखेंगे कैसे जो है सूक्ष्म शरीर में कौन सा तत्व सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये सब कल आगे की कारिकाओं को आप लोग पढ़ के आइएगा। और कम से कम शुरुआत 41 से जो है 50 तक देख के आइएगा आप लोग। कल ये सब कुछ नहीं है, जो आप लोग राग वैराग इत्यादि जो आप देख रहे हैं ना, वही सब की चर्चा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसका जो है कैसे बुद्धि जो है कितने प्रकार की सृष्टि का निर्माण करती है, पर ये क्या है, ये सब बहुत बेसिक चीज है, बस पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो कल जो हम लोग 10-15 कारिका कवर करेंगे, इसके बाद जो कारिका भेद के बारे में ही है, ठीक है ना। अभी तक किसी को किसी प्रकार कोई समस्या कारिकाओं में? और जल्दी से खत्म करो, काफी 1 महीना से सांख्य कारिका चल रहा है, लगभग इसमें 7-8 क्लास हो चुकी है। कोशिश करो कि अगले वीक तक ये कंप्लीट हो जाए, आप लोग की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी। हाँ, आप किसी को कुछ पूछना है, कहना है? और आप लोगों की ग्रामर क्लास, मैडम अभी तो किसी काम में व्यस्त है, इसलिए ग्रामर क्लास आज हुई नहीं है, ठीक है। हाँ, अब बताओ कुछ। सर इसकी रिकॉर्डिंग की थी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग है। सर लास्ट जो ग्रामर का क्लास हुआ था उसका रिकॉर्डिंग चाहिए था सर। रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा, ठीक है, बाकी वो दोबारा कराएंगे वो सब चीज के बारे में। लास्ट क्लास में सिर्फ परिभाषाएं हुई थी और उससे ज्यादा और कुछ नहीं, और उसका पीडीएफ ग्रुप में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मन लगा के आप लोग पढ़िए, और ठीक है थोड़ा सा रेगुलर रहा करो, ठीक है। और निक्की थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप भी जी। हाँ, तो लास्ट क्लास में भी आपके नाम की एक बच्ची थी, का भी नाम निकिता थी, ठीक है। अच्छा, तो अंतर, थोड़ा सा अंतर है, वो उसने कभी भी एक दिन भी क्लास मिस नहीं की, एक दिन भी नहीं। मतलब उसे लगभग 2000 कोरोना काल के टाइम पे उसने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो एक दिन भी उसकी क्लास मिस नहीं हुई,
मेरे तरफ से कभी मिस हो जाती थी क्लास तो अलग बात है, लेकिन उसने कभी मिस नहीं किया। ठीक है, तो निक्की आप भी जो है कोशिश कीजिए कि रेगुलर आने के लिए, सभी बच्चों को रेगुलर रहोगे तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना, और अपने स्तर पे जी जो सर। एब्सेंट ना हो। ठीक है, ताकि मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सेल्फ स्टडी घर जाके भी पढ़िए। आप लोग सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर पे डिपेंड नहीं रहना है, घर पे जाके कितना पढ़ाई करता है, मुझे पता कौन बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी वक्त है। ठीक है, समय रहते हुए अपने आप में जो है चेंजेस लेके आ जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, टाइम दीजिए इस चीज के लिए। और अगर आप टाइम देंगे तो ये चीज आपका हो जाएगा एक ना एक दिन। ठीक है, नेट जाहिर सबका हो जाएगा यदि आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो। और आपको सबको पता है कि कौन ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, शुरू कीजिए पढ़ाई आज से। जो कुछ भी आपने अब तक समय जो भी चला गया हो गया, कोई बात नहीं, आज से भी शुरू करोगे 3 से 4 महीने के अंदर में ये पूरा आप अच्छे से इस पर कमांड हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, बाकी संडे को भी क्लास है इस बार। ठीक है, मिलते हैं फिर कल शाम में 7 बजे। संडे को भी सांख्यिकी होगी क्या? संडे को आप लोग का टेस्ट है, बिना बताए टेस्ट लूंगा, बताऊंगा भी नहीं। ठीक है भैया, ले लीजिए। ठीक है ना, किसका होगा? किसी का भी हो सकता है, जो मैंने पढ़ाया है अब तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपके साथ और भी स्टूडेंट रहेंगे, कुछ पुराने बच्चे भी होंगे इसमें। ठीक है, तो बेइज्जती ना हो कि बच्चे अभी करंट में पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग कुछ बता नहीं रहे, पुराने बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। ओके सर। ठीक है, चलो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर। ओके, बाय बाय, बाय बाय। जी सर। ओके निक्की, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर टू। अंकित देखना कौन है भैया, मुझे आपसे फोन पे बात करनी है। हाँ चलो लेना कॉल। इस क्लास के मतलब ये कट होने के बाद करूँ? हाँ हाँ आराम से।